नमस्कार, खबर भारती में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। छत्तीसगढ़ के बजट को लेकर जो सस्पेंस था वो खत्म हो चुका है। दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में रमन सिंह के पिटारे से क्या कुछ निकला, कितना पड़ा आपकी जेब पर बोझ और कितना राहत लेकर आया यह बजट, इन सारे पहलुओं पर करेंगे विस्तार से चर्चा अपनी खास पेशकश में। तीसरी बार सत्ता में आने के लिए रमन सिंह ने आज पेश किए गए अपने बजट में सभी वर्गों को लुभाने की पूरी कोशिश की। बजट में मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक सौगातों की झड़ी लगा दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर रसोई गैस तक और शिक्षा से लेकर खेती तक सभी को राहत देते हुए करोड़ों के प्रावधान पेश किए। आइए एक नजर डालते हैं क्या खास रहा इस बजट में। जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। चुनावी साल को देखते हुए सूबे के मुखिया रमन सिंह ने कई लोक लुभावन वादों के साथ अपने बजट के पिटारे को जनता के सामने खोल दिया है। अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में रमन सिंह ने 44,169 करोड़ का बजट पेश किया। पिछले साल की तरह इस बार भी रमन सिंह ने कृषि बजट को अलग से पेश किया। इस बार के कृषि बजट में 8,542 करोड़ का प्रावधान है, जो कि कुल बजट का करीब 20% है। वहीं बजट में महिला बाल विकास के लिए 1,346 करोड़ जबकि लोक निर्माण के लिए 3,668 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही बजट में नगरीय प्रशासन के तहत हर नगर पंचायत को 1 करोड़ की सहायता राशि देने का भी ऐलान किया गया। बजट में स्कूली शिक्षा के लिए 5,195 करोड़ का प्रावधान है, जबकि बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1,708 करोड़ यानी कुल बजट का 4% प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही बजट में पुलिस, जेल प्रशासन और परिवहन के लिए 2,392 करोड़ का प्रावधान है। वहीं आम जनता को थोड़ी राहत देते हुए रमन सिंह ने कुछ जरूरी चीजों पर वैट में भी कटौती की। छत्तीसगढ़ की सियासी पिच पर हैट्रिक लगाने की आखिरी ट्रिक बजट के भरोसे तो रमन सिंह ने लगा दी है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि सूबे की सत्ता पर फिर से काबिज होने में वे कहां तक सफल हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारती। तो हम चर्चा करेंगे अब इस पूरे मुद्दे पर कि कैसा रहा छत्तीसगढ़ का बजट और क्या खास दिया रमन सिंह ने इस बार चुनावी साल में। चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीचंद सुंदरानी जी, बीजेपी नेता, कांग्रेस नेता जेपी धनुपिया साहब हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा सुब्रो कमल दत्ता अर्थशास्त्री हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं और किसान नेता ठाकुर राम गुलाम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है खबर भारती पर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत करते हैं, हमारे साथ सुब्रो कमल दत्ता जी खुद मौजूद हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। दत्ता साहब, छत्तीसगढ़ का बजट पहले से ही अनुमान था लोक लुभावन होगा, पहले से ही ऐसा अनुमानित था कि बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा एग्रीकल्चर पर, लोगों को खुश करने की कोशिश होगी, लेकिन क्या खुश किया गया है या बहुत संतुलित बजट है, बहुत अच्छा बजट है, क्या आपको लगता है? नहीं, मैं समझता हूं कि चुनावी साल है और चुनावी साल में अक्सर हर सरकार की एक टेंडेंसी होती है एक पॉपुलिस्ट बजट पेश करने की, और रमन सिंह जी ने भी वही किया है। उससे पहले 2 दिन पहले आपके मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान ने लगभग उसी तरह के बजट पेश किए हैं जो पॉपुलिस्ट बजट हो, और अपेक्षित है कि 28 तारीख को जब केंद्रीय बजट होगा वो भी पॉपुलिस्ट ही होगा जी, क्योंकि चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये एक टेंडेंसी होती है पॉलिटिकल पार्टीज की जी पॉपुलिज्म को लेके खेलने की। पर उसके साथ साथ मुझे इस बजट की 2-3 पहलू बहुत अच्छे लगे और इसके लिए मैं समझता हूं कि रमन सिंह जी बधाई के पात्र हैं। पहला है कि कृषि पे जो विशेष रूप से ध्यान दिया गया है वो बहुत आवश्यक था, और छत्तीसगढ़ एक पिछड़ा इलाका है और कृषि प्रधान प्रदेश है, तो उस पे कृषि पे फोकस रखना बहुत आवश्यक था।
उसके साथ साथ ग्रामीणी क्षेत्र पे भी एक बहुत डीप फोकस है और महिलाओं पे और एजुकेशन को लेके एक महत्वपूर्ण फोकस है और काफी अनुदान रखा गया है, जो मैं मानता हूँ महत्वपूर्ण है। एक एक सेक्टर पर जाएंगे हम आगे, लेकिन फिलहाल बीजेपी नेता श्रीचंद सुंदरानी जी हैं। श्रीचंद साहब, आपको क्या लग रहा है, रमन सिंह ने जो बजट पेश किया है चुनावी साल को लेकर, यह पहले से उम्मीद थी कि एक चुनावी बजट होगा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव के बजट को पेश करने के चक्कर में रमन सिंह जी ने शायद संतुलन जो है वो बिगाड़ा है, या फिर आपको लगता है कि बहुत संतुलित बजट पेश किया है? चलिए, लगता है संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है। धनोपिया साहब के पास चलते हैं। धनोपिया साहब, यहां पर रमन सिंह के बजट पर अगर पहली प्रतिक्रिया आपसे पूछें कि किस तरह का बजट पेश किया है, तो क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कल जो बजट रखा है, करीब करीब उसकी नकल करने का प्रयास छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने किया है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि चुनावी बजट में ही सारी चीज़ें इनको क्यों दिखती हैं। जितने भी विकास के काम हैं, जितनी भी घोषणाएं हैं, वो सब इस बजट में दिखती हैं। उन्होंने जिस तरह से घोषणाएं की हैं, किसानों के हित में की हैं, शिक्षा के क्षेत्र में की हैं, स्वास्थ्य की हैं, सड़क की हैं, उनको क्या अभी तक समझ में नहीं आता था कि हमारे क्या क्या कमियां हैं, हमें पूरी करना चाहिए। तो ये तो चुनावी बजट है और जनता सब समझती है कि चुनावी बजट का मतलब क्या होता है। लेकिन धनोपिया साहब, आपने पहली ही प्रतिक्रिया में ये कम से कम जरूर माना है कि रमन सिंह ने जो बजट पेश किया है उसमें सब कुछ है। वो तो एक खाना पूर्ति होती है, सारे कॉलम होते हैं बजट में, वो शामिल किए गए हैं। बजट में जितने मद होते हैं उसमें सारी बातें हैं। नया उन्होंने कुछ नहीं जोड़ा है, सब पुराना ही है। लेकिन यह है कि लोग लोगों ने वादे किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भाई की तरह ही उन्होंने व्यवहार किया है और ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ दोनों की एक सी है। क्या आप नहीं मानते कि कुछ मामलों में शायद मध्य प्रदेश से आगे निकलकर उन्होंने दिखाया है? एग्रीकल्चर सेक्टर पर अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको आप लोग लुभावन नहीं कह सकते, बल्कि ये कह सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में बहुत बढ़िया करने की कोशिश की है। संसाधन ज्यादा हैं, इसलिए उनकी थोड़ी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है मध्य प्रदेश के मुकाबले में। बाकी कार्य प्रणाली का हम देखें तो बिल्कुल दोनों का पैटर्न एक ही है काम करने का। चलिए, एक तरीके से उन्होंने काम किया है। राजीव रंजन जी, आपसे टिप्पणी चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक पत्रकार के नाते आपने रमन सिंह का जो बजट है उसे जो अध्ययन किया, उसे जो देखा, किस तरह का लगा बजट? देखिए, कुल मिलाकर के ये तो कहा ही जा सकता है कि चुनाव से पहले की जो तैयारी होनी चाहिए थी वो तैयारी यहाँ दिख रही है इस बजट में जी। लेकिन साथ साथ जो कृषि की बात है, कृषि पर हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे, कृषि पर विशेष जोर है इस बार, ये देखा जा रहा है। दूसरी जितनी चीज़ें हैं, जो एक महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा इस देश में है, उसको भी ध्यान में रखते हुए, और वैट की कमी और रसोई गैस से लेकर डीजल और मोबाइल तक की कीमतें थोड़ी बहुत कम होंगी, इन सब पर जो ध्यान रखा गया है, तो ये लोक लुभावन और चुनाव से पहले का बजट माना जा सकता है। लेकिन ये भी है कि इससे आने वाले समय में, जबकि 6-8 महीने में चुनाव होना है, तो ये बजट कितना ज़्यादा उस समय लाभकारी साबित होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, शुरुआत हमने चूंकि कृषि को लेकर ही की है, इसलिए ठाकुर राम गुलाम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम गुलाम साहब, आपको लगता है कि एग्रीकल्चर पर जो फोकस किया है रमन सिंह ने, वो इस क्षेत्र के हित के लिए बहुत बढ़िया है? रमन सिंह जी ने जो चुनावी बजट पेश किया है उसमें किसी के मामले पर मैं स्पष्ट कहूंगा जी कि ये जनता के वोट को ठगने, लूटने, डकैती डालने के लिए झूठ मूठ का बजट पेश किया है। उन्होंने 270 रुपया किसानों को प्रति क्विंटल बोनस देने की बात कही है, पर ये 270 रुपया बोनस देने की बात नहीं है। 2008 के चुनाव में घोषणा पत्र में किसानों को 270 रुपया बोनस देने की बात उन्होंने कही थी, और अटल बिहारी लाल कृष्ण आडवाणी का फोटो लगाकर जगह जगह संकल्प लिया था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूरे प्रदेश में घूम कर किसानों को ठगा था कि हम 270 रुपया बोनस देंगे, पर 4 साल से उन्होंने बोनस नहीं दिया, झूठ बोलते हैं। पर अब 1 साल चुनाव बाकी है तो 270 रुपया बोनस देने की बात कह रहे हैं। जब 4 साल नहीं दिए तो अब क्या देंगे? देना है तो पूरे 5 साल का 270 रुपया के दर से ब्याज सहित किसानों को दे पैसा। यानी आपको लगता है कि 2008 में रमन सिंह ने जो वादा किया था वहां छलावा हो गया, और अब 2013 में आके रमन सिंह एक बार फिर वही वादा दोहरा रहे हैं?
जी हाँ, ठगने की बात कर रहे हैं, लूटने की बात कर रहे हैं किसानों के वोट को। रही बात, छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है, 80% लोग किसान हैं। यहाँ ही सरकार बनाएगा जिनको किसान लोग वोट देंगे। किसानों को तो ये अभी से चलिए बिल्कुल आपके पास एक बार फिर से आते हैं इस वक्त। जी, आपके पास फिर आएंगे। इस वक्त हमारे साथ सच्चिदानंद उपासने जी जुड़ गए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। सच्चिदानंद जी, स्वागत है आपका खबर भारती पर। जी, यहाँ पर थोड़ी तारीफ भी है, जाहिर तौर पर तारीफ है। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि रमन सिंह ने एक अच्छा बजट पेश किया है, लेकिन उसमें सीधे तौर पर चुनावी जो गंध है वो आ रही है कि चुनाव को लेकर ऐसा बजट पेश किया गया है। किसान नेता खारिज कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर को लेकर रमन सिंह ने बहुत खास किया है। उनका यह कहना है कि अपने पुराने वादे को दोहराकर वोट लेने की कोशिश है। देखिए, छत्तीसगढ़ विकासशील प्रदेश है, विकास की दिशा में उसको ले जाने की आवश्यकता है और विकसित प्रदेश बनाने के लिए जिस प्रकार की आवश्यकताएं होती है जी, वो इस बजट में साफ स्पष्ट रूप से झलक रही है। हर वर्ग के लिए और विकास के लिए सब प्रकार के मार्ग जो हैं इसमें प्रावधान किए गए हैं, सब प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ जो है वो धान का कटोरा कहा जाता है जी, इसलिए किसानों के लिए जिस प्रकार से 270 रुपए प्रति क्विंटल धान। लेकिन यहाँ सच्चिदानंद जी, ये सोचना होगा कि आखिर 2008 में किए गए वादे को लेकर अगर सरकार गंभीर थी तो ये फिर बंद क्यों हुई? देखिए, किसानों को सब प्रकार के 24 घंटे बिजली की सुविधा, किसानों को उनके लिए मोटर पंप खरीदने के लिए सब प्रकार की सब्सिडी, उनको ऋण के लिए 1% दर पर 2% दर पर ब्याज, ये सब प्रकार आखिर कहीं उनकी सुविधाएं जो है कम कहीं नहीं की गई। जब से रमन सिंह जी की सरकार आई, किसानों के लिए कुछ न कुछ किया, ये देखने की आवश्यकता है। और जो मांग लंबे समय से थी उसको भी इसमें पूरा किया। इसमें उनकी स्पष्ट मंशा जो है, अगर किसानों के हित की बात थी तो 270 रुपए का आपने कहा कि बंद किया गया क्योंकि किसानों को बाकी सुविधाएं दी जा रही थी, तो बाकी सुविधाएं तो अब भी मिलेगी। फिर 270 रुपए का ये चुनावी दाम ही तो है। नहीं, हर चीज को चुनाव से जोड़कर ही नहीं देखा जाना चाहिए। हर बजट में कुछ न कुछ प्रावधान जो है वो किए गए हैं जी, और ये ठीक है। तो अच्छा सच्चिदानंद जी, आप हमारे साथ बने रहें। हालांकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि निश्चित तौर पर इस बजट की तारीफ हो रही है, यहां तक कि कांग्रेस नेता भी धनोपिया साहब ने भी कहा कि बजट में सब कुछ है, लेकिन आलोचना होगी क्योंकि लोगों को लगेगा कि चुनावी साल है और चुनावी बजट है। चलिए इस पर हम टिप्पणी लेते हैं, आप हमारे साथ बने रहें। दत्ता साहब, यहां कुछ आलोचनाएं भी हो रही हैं कि रमन सिंह ने अगर ये स्कीम, ये योजनाएं लागू ही करनी थी तो 2008 में भी ये वादे उन्होंने किए थे, आखिर फिर ये बंद क्यों किए गए? सही बात है, और ये काफी मतलब कि महत्वपूर्ण बात है कि आखिर चुनाव के दौरान ही इस तरह की घोषणाएं क्यों होती हैं? उसी वादे को फिर से रिपीट उसी वादे को क्यों दोहराया जाता है, और अगर वादे किया जाता है तो उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया जाता है? मुझे अभी भी याद है 2009 से पहले, चुनाव से पहले काफ़ी इस तरह के बौछारें थी वादों की। जी। भाजपा के मैनिफेस्टो में भी बहुत सारे वादे थे, और उसके साथ साथ वो जो अंतिम बजट जो पेश हुआ था चुनाव से पहले, उस दौरान भी इसी तरह की घोषणाएं थी। पर चुनाव जीतने के बाद काफ़ी सारे घोषणाओं को वापस लिया गया था। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि आखिर मतलब कि सरकार अगर आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होती है इन सब घोषणाओं को पूरा करने की, तो ऐसे घोषणाएं क्यों की जाती हैं? बल्कि तो कहीं ना कहीं छल कपट होता है। इसको दत्ता साहब इस तरीके से देखें कि शायद सरकार अपनी कुछ खूबियों को दिखाकर या खूबियां कुछ अच्छे काम करके अपनी कमियों को ढांक लेती है। हाँ, ये कहीं ना कहीं पे है, और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि वोटर के साथ कहीं ना कहीं पे एक चीटिंग होती है। और केवल ये मतलब कि रमन सिंह सरकार की बात नहीं है, देश के तमाम सरकारें इस तरह की टेंडेंसी अपनाती है। और मेरा सवाल यहाँ पे सीधा ये है कि आर्थिक दृष्टिकोण से अगर ऐसे पॉपुलिस्ट मेजर्स को लागू नहीं किया जा सकता है, तो आखिर ऐसे पॉपुलिस्ट मेजर्स केवल चुनाव जीतने के लिए क्यों घोषणा? बिल्कुल, यानी वही घोषणाएं हो जो लागू कर सकती है और सरकार आर्थिक तौर पर सक्षम हो उसे पूरा करने के लिए। धनोपिया साहब,
यहाँ ओवरऑल अगर बजट की हम बात करते हैं तो वहां पर संतुलित बजट दिखता है और कहीं ना कहीं सरकार कुछ अपनी अच्छी बातों को लेकर, अपनी उपलब्धियों को लेकर उन कमियों को ढांक लेती है। तो क्या इस मामले को लेकर विपक्ष संतुष्ट नहीं हो सकता कि सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर में निश्चित तौर पर ग्रोथ दिखाया है, प्रदेश जो है वो तरक्की की दिशा में बढ़ा है, कुछ कमियां भले ही रह गई हों? अभिषेक जी, जैसा कि अभी भाजपा नेता स्वयं इस बात को कह रहे थे कि हमने ये करने का प्रयास किया है, तो प्रयास करना एक अलग बात होती है। जो घोषणाएं पहले इनके घोषणा पत्र थी वो पूरी नहीं हुई हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र के लिए उन्होंने कहा हम पॉलिटेक्निक खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, आज तक क्यों नहीं खोले गए हैं? युवाओं के लिए रोजगार देने की बात नहीं कही है। युवाओं के लिए किस तरह का भी ऐसा कोई काम नहीं है जिससे भविष्य के प्रति उनका कोई सुरक्षा दिख रही हो। ये तो सिर्फ एक चुनावी घोषणा पत्र है, यहां से जोड़ा वहां से जोड़ा और दिखा दिया कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जिसकी कार्य क्षमता करने की होती है उन्होंने आज तक क्यों नहीं किया है। ये तो सिर्फ जनता को धनोपिया साहब आप भी हमारे साथ बने रहे, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। राजेश मूणत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, छत्तीसगढ़ के आवास और पर्यावरण मंत्री। राजेश जी, स्वागत है आपका खबर भारती पर। नमस्कार साहब, नमस्कार। चलिए, सबसे पहले तो इस बात के लिए जरूर बधाई दी जाएगी कि रमन सिंह ने, आपके मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया है, ओवरऑल उसकी तारीफ हो रही है कि एक बहुत संतुलित बजट है। लेकिन उसके साथ साथ आलोचनाएं भी हैं कि जो योजनाएं लागू की गई हैं, जो वादे किए गए हैं, वो कुछ वादे ऐसे हैं जो अपने 2008 की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं। आखिर उन 4 सालों के दौरान वो वादे कहां चले गए थे? फिलहाल आप अपने विभाग को लेकर बताएं कि आपको क्या मिला है इस बजट में। देखिए, सामान्यतः पूरे प्रदेश का जो बजट है, इस प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं को देश के अंदर सराहा जा रहा है जी। आज अगर हम बातचीत करें पीटीएस सिस्टम को लेकर के, देश के अंदर एक मॉडल रूप के रूप में सरकार ने स्थापित किया और पूरे देश के अंदर मॉडल रूप के अंदर पीटीएस सिस्टम को सरकार को एक्सेप्ट करा। केंद्र सरकार की टीम आकर के उसको सर्वे करके जाके वही केंद्र सरकार के प्रतिनिधि उसको इनाम देते हैं जी। इस प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर के अंदर सरकार ने जितनी कल्याणकारी योजना लेकर के आए, 2 वक्त की रोटी देना सरकार का पहला मूल कर्तव्य है और डॉक्टर रमन सिंह जी ने इस बात की प्राथमिकता है। किसान का पूरा के पूरा धान हिंदुस्तान में समर्थन मूल्य में कोई सरकार नहीं खरीदती। छत्तीसगढ़ की सरकार ने समर्थन मूल्य के ऊपर धान खरीदा है और 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का काम यहाँ किया है जी। वही सरकार ने आज सबसे बड़ी घोषणा की, किसानों के बीच में बातचीत थी। किसान ने कहा हमें बोनस देना चाहिए। सरकार पहले 50 रुपए देती थी, सरकार ने घोषणा की कि इसी साल जो किसान का धान खरीदा गया उसके ऊपर 270 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार बोनस दे रही है जी। सरकार ने बेरोजगार नौजवानों को जो 500 रुपए देने का भत्ता की बातचीत थी, आज 1000 रुपए देने की बातचीत की है। सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को लैपटॉप देने की बातचीत की। सरकार इतनी कल्याणकारी योजना, जो तेंदु पत्ता बिनते थे उनके बारे में कभी चिंता नहीं। राजेश जी, ये बातें चूंकि हमने बजट में भी सुनी है, इसलिए उनको दोहराने की बजाय अगर हम ये पूछें, आवासीय और पर्यावरण मंत्रालय आप देख रहे हैं, 2 चीजें हैं। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ाने के लिए दबाव है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो छत्तीसगढ़ का, लेकिन जैसे ही वो सेक्टर मजबूत होता है, दूसरी तरफ पर्यावरण को लेकर, खेती को लेकर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। जंगलों की लगातार कटाई हो रही है, जंगल लगातार कम हो रहे हैं, ये एक दबाव है सरकार पर कि जंगलों को लेकर आदिवासी नाराज हो रहे हैं। तो ये संतुलन बजट में क्या ऐसा कुछ खास रमन सिंह ने किया जो एक संतुलन बना सके? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में पहला 21वीं सदी का शहर अगर कोई बसा नया रायपुर, तो छत्तीसगढ़ की नई सरकारधानी से लगा हुआ नया कैपिटल नया रायपुर के रूप में स्थापित किया। 8000 हेक्टेयर के अंदर उस नए रायपुर को स्थापित करने के लिए किसी को उजाड़ने का काम नहीं किया। जो वहाँ लोग रहते थे उनको रिहेबिलिटेशन करके, उनको संपूर्ण सुविधा दे करके, वो पक्के मकान बना करके उनको संपूर्ण सुविधा दे करके हमने वहीं पर ये व्यवस्था की है। वही इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 137 करोड़ रुपए का प्रावधान किया हम नए बजट के अंदर। हमने ये कोशिश की है गाँव तक शहर तक प्रमुख मार्गों का न्यूनीकरण होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर सरकार ने जितने काम अभी इस्तेमाल किए, 1 लाख मकान बनाने का लक्ष्य सरकार लेकर के चल रही है और 1 लाख मकान जो बना रहे हैं हम उसके अंदर वहाँ देश के अंदर अटल आवास योजना, अटल विहार योजना हम 174 ब्लॉक के अंदर चला रहे हैं। ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी योजना है जिसके अंदर उन गरीब परिवारों। राजेश जी आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आपने जो कुछ कहा है इस पर एक प्रतिक्रिया भी लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। राजीव रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, यहाँ पर जो अभी कह रहे हैं राजेश मूणत जी, खुद आवासीय पर्यावरण मंत्री हैं, क्या लगता है कि वाकई इंफ्रा सेक्टर के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर को बनाए रखना, पर्यावरण को नियंत्रित रखना, पर्यावरण को सही कंट्रोल में रखना, जंगलों को बचाना, ये सारा संतुलन छत्तीसगढ़ में दिख पा रहा है क्या?
देखिए, ये ओवरऑल ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में ये एक संतुलन, इस संतुलन का अभाव तो दिख रहा है जी। क्योंकि जहाँ जहाँ अगर आप विकास की बात करेंगे, आप अगर नए जैसे नए डेवलपमेंट की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, बाकी जो भी होगा, सड़कें बनाएंगे, तो पेड़ पौधे के साथ साथ तमाम जो कृषि लायक जो भूमि है उनका अधिग्रहण भी होगा, विस्थापन भी होगा, तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये इन सारी चीज़ों में एक प्रकार का जो समन्वय, एक तालमेल बैठाने की ज़रूरत है। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार, ये मैं मान सकता हूँ, एक पत्रकार होने के नाते ये मैं कह सकता हूँ कि वहाँ काफ़ी अच्छे ढंग से मतलब एक तालमेल बैठाया तो गया है, लेकिन आगे जो बस्तर का एरिया है वहाँ पर जिस प्रकार वनों की अवैध कटाई हो रही है, और एक बहुत बड़ा, क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा वनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, वो संख्या धीरे धीरे जो कम हो रही है, इस पर किस प्रकार रोक लगनी चाहिए ये अभी तक नहीं दिख रहा है। चलिए राजेश जी से इस पर जरूर टिप्पणी ले लेते हैं। राजेश जी, मैं आपकी बात पर ये कहना चाहता हूँ कि खास करके बस्तर सरगुजा की बात आपने की, वनांचल क्षेत्र छत्तीसगढ़ का भूभाग का 54% वनांचल क्षेत्र है जी। और सरकार की प्राथमिकता, अगर कोई भी पेड़ किसी रोड के लिए काटा जाता है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो उसका 10 गुना पेड़ लगाने का हमने प्रावधान रखा है। और इस बात को सुनिश्चित किया कि जो वन क्षेत्र है हमारा, वो वन क्षेत्र सुरक्षित रहे, उसके लिए लगातार हम मॉनिटरिंग करते हैं, हमारे डिपार्टमेंट मॉनिटरिंग करता है। और यही नहीं, पर्यावरण की दृष्टि से संतुलित पर्यावरण रहे, इसके लिए भी सरकार लगातार कटिबद्ध है। हमने कोई ऐसा आने वाले समय ऐसी कोई इंडस्ट्री को स्थापित नहीं कर रहा जिसके कारण कहीं पर जाकर पर्यावरण का संतुलन हो, ये बात को बताना चाहता हूँ। और आपके माध्यम से इस बात को भी श्योर करना चाहता हूँ, सरकार की प्राथमिकता जंगल और जमीन दोनों सुरक्षित रहना है, सरकार की प्राथमिकता है। वनांचल क्षेत्र के अंदर रहने वाले आदिवासी भाइयों के प्रति सरकार ने जिस संकल्पता के साथ में काम किया है जी, और जिस प्रकार से अलग से प्राधिकरण बनाकर उस क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया है, ये अपने आप में बहुत अनुकरणीय काम है। अन्य स्टेट में कहीं ऐसा कोई काम आज तक नहीं हो पाया। चलिए, यानी आपको लगता है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा संतुलन है जो देश में बाकी प्रदेशों की तुलना में बेहतर है। जी, चलिए राजेश जी, आप हमारे साथ बने रहें। एक और हम चूंकि चर्चा करेंगे, हमारे साथ किसान नेता भी जुड़े हैं, उनकी भी कुछ शिकायतें रही हैं। ठाकुर राम गुलाम जी, यहाँ अभी राजेश मूणत जी जो बात कह रहे हैं और एक हमारे पत्रकार साथी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी ये मान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में संतुलन है। आपकी शिकायतें अपनी जगह हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक तरफ एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी पूरा फोकस किया है, वहां दिखाया है काम करके, ग्रोथ दिखाया है। और शायद ये उम्मीद आपको भी नहीं होगी किसान नेता के नाते कि छत्तीसगढ़ में कृषि बजट में 37% जैसा बड़ा इजाफा होगा। भाई साहब, वचनम किम दरिद्रम, बोलने पर कंजूसी क्यों करेंगे? जो जमीन पर सामने है प्रत्यक्ष देख लीजिए। नई राजधानी रायपुर बसाया गया है, उसमें 27 गांव उजाड़े गए हैं। 27 गांव के किसानों को घर जाकर पूछ लीजिए कितने सुखी हैं, उसको सही मुआवजा मिला कि नहीं हुआ। रोज पुलिस डंडे बरसा रहे हैं, जब कोई वीआईपी आते हैं तो वहाँ पुलिस का पहरा लगता है, कोई ज्ञापन नहीं दे सकता, कोई बात नहीं कर सकते। अभी भी वहाँ मंत्रालय तो चला गया पर वहाँ सड़कें सुनी मिलेगी। कहने की बात अलग है और जमीन में सच्चाई कुछ अलग है। सामने हम प्रत्यक्ष दिखाने के लिए तैयार रहे हैं। झूठ बोलकर चुनाव नहीं जीता जा सकता, वो तो सामने दिख जाएगा चुनाव आने पर। चलिए, वो वक्त बताएगा कि अब चुनाव का इंतजार करना होगा उसके लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। राजेश जी, हम भी चाहेंगे, आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा वक्त हमें और दें। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद राम गुलाम जी ने जो बात कही है उस पर हम आपसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इनका यह कहना है कि कृषि योग्य जमीन भी कई जगह पर ली गई है। नया रायपुर शहर बसाने के लिए कुछ गांव उजाड़े गए हैं, जिसका मुआवजे को लेकर अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है और बजट में फिर नए वादे कर लिए गए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।